नमस्ते मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इनके इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। बेटा आज हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। देखते हैं कि नीट में 2020 से लेकर 2025 तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए वीडियो को। फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट प्रोवाइड बेंजीन एज अ प्रोडक्ट। बेटा देखो यहाँ से बेंजीन बन जाएगा, ये डी कार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन है, यहाँ से ये जो है ये वाला ग्रुप लूज हो जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे भी बेटा देखो ये क्या होता है, ये डिहाइड्रेशन आइसोमराइजेशन साइक्लाइजेशन वाला केस है। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी बेटा बेंजीन बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन भी बन जाते हैं, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाती है। ये भी बेटा बहुत ही फेमस रिएक्शन, रेड हॉट ट्यूब में से जब हम एसिटिलीन के 3 मोल पास करते हैं तो वो भी ट्राइमराइजेशन शो करते हैं और बेंजीन बना देते हैं। अब आते हैं इस वाली रिएक्शन पे। यहाँ पे बेटा जब हम उसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो बेंजीन नहीं बनती। डाइअज़ोनियम सॉल्ट को जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो बेंजीन नहीं मिलती, बल्कि क्या बनता है, फिनॉल बनता है। तो ये वाली रिएक्शन बेटा इसमें मतलब बेंजीन नहीं बनेगी। तो हमसे यही पूछा था किस रिएक्शन में बेंजीन नहीं बनेगी, वो ऑप्शन डी ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज द ब्रोमीन। अब देखो बेटा ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है तो ये तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा किसी भी हाल में। यहाँ पे देखो क्या रिएक्शन हो जाएगी, EAS रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। जो फिनॉल होता है ये OH जो ग्रुप है काफ़ी ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप है और इस केस में 3 बार ब्रोमीन लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन था वो डीक्लोराइज हो जाएगा, उसका जो वायलेट रेड कलर होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। यहाँ पे भी ये वाला बॉन्ड जो होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी डीक्लोराइज होएगा। और OH और NH2 बोथ आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो जो रिएक्शन यहाँ पे हुई है वो रिएक्शन यहाँ पे भी हो जाएगी। मतलब ब्रोमीन B, C, D तीनों केसों में रिएक्शन कर लेगा, लेकिन एक केस में रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे ना ही कोई अनसैचुरेशन है और ना ही कोई इस तरीके का कंडीशन दे रखी है कि भाई ब्रोमीन विद द फ्री रेडिकल, कि हम कोई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऐसा सोचते हैं, तो कुछ भी वहाँ पे नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमरिक पेंटेन्स आर नॉर्मल पेंटेन, स्ट्रेट लाइन होगा, ब्रांचिंग नहीं होगी, फिर आइसोपेंटेन ब्रांचिंग हो गई, फिर नियोपेंटेन और ज़्यादा ब्रांचिंग होगी। बेटा जितना वो स्ट्रेट लाइन होगा उतना वो सिलेंड्रिकल इन शेप होगा और जितना वो ब्रांच होता जाता है उतना वो स्पेरिकल इन शेप होता जाता है। अब गिवन मास के लिए मिनिमम वॉल्यूम कहाँ पे होता है, गिवन मास के लिए मिनिमम सरफेस एरिया बोलना चाहिए। गिवन मास के लिए मिनिमम सरफेस एरिया आता है किसमें, वो आता है हमारे स्फीयर में। तो सिलेंड्रिकल शेप है तो एक सिलेंडर और दूसरे सिलेंडर को जब हम आसपास रखेंगे तो उनके बीच में इतने सारा स्पेस है, इतना सारा एरिया है जो कॉमन है और वहाँ से वो जुड़ सकते हैं। आपने सोचो 2 सिलेंडर के बीच में आपने एक जगह फेविकोल लगा दिया और दोनों को चिपका दिया, लेकिन अगर शेप स्फेरिकल हो और हमने 2 स्फीयर को आपस में जोड़ा तो उनके बीच में जो कॉमन सरफेस एरिया आएगा वो बहुत ही कम होगा। मतलब आप सोचो आपने 2 गेंदें ली और उनको बीच में फेविकोल लगा के किसी एक पॉइंट पर जोड़ दिया, तो जो सिलेंडर जुड़े हुए हैं उनको हटाना मुश्किल है और जो 2 गेंदें जुड़ी हैं उनके बीच में कॉमन सरफेस एरिया बहुत कम है, तो उनको हटाना बहुत ही इजी है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है जो सिलेंड्रिकल शेप होती है वो कैसी हो जाती है, स्पेरिकल होती जाती है। सरफेस एरिया का लॉस होता है और सरफेस एरिया का लॉस होने की वजह से जो वी वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। फिर दे रखा है व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस मॉलिक्यूल अटेन ए शेप ऑफ स्फीयर, this result in a smaller surface area for the contact due to which interaction intramolecular forces between the spherical molecule are weak, thereby lowering the boiling point। तो ये बात भी बेटा सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे को सही दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी, आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑब्टेन बाय द हीटिंग इथेनोइड सोडियम इथेनोइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ये देखो बिल्कुल सिंपल उसी तरीके की रिएक्शन है, CH3COO नेगेटिव Na। अब इसका हमने हीट किया COOH और साथ में NaOH के साथ, तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन होने के बाद बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH4 गैस। CH4 का 1 मोल का मास होता है 16 ग्राम। हमसे कितना बोला है, हमसे बोला है 2 मोल का। 1 मोल का मास 16 ग्राम होता है तो 2 मोल का मास कितना होगा 32 ग्राम। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बेटा वो सही ऑप्शन होगा हमारा सी, आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स। तो देखो सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला है वो होगा, सबसे ज़्यादा होगा ए का, हेप्टेन, कार्बन 7 है, 7 कार्बन के साथ। फिर होगा हेक्सेन ई का 6 कार्बन के साथ। फिर होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 5 कार्बन के साथ सी। फिर होगा बेटा, अब इन दोनों में देखो बेटा कार्बन एटम सेम है तो जो
अनब्रांच है वो लेना चाहिए ब्यूटेन, और फिर जो ब्रांचिंग वाला है वो लेना चाहिए, वो है डी। तो हमारा आंसर हो गया AECBD, 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 जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें ही सही दे रखा है, तो ये आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डाइहेड्रल एंगल ऑफ द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। तो बेटा देखो इथेन का जो लीस्ट स्टेबल होगा वो कौन सी होगी, उसकी एक्लिप्स्ड फॉर्म H H H H H H। इनके बीच में ट्राइहेड्रल एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला होगा बेटा 0 डिग्री। तो कितना एंगल आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट मेड इन द गुड यील्ड बाय द वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में देखो बेटा जो इवन नंबर ऑफ, वहां पे देखो इस तरीके की रिएक्शन होती है, ब्रोमीन ऐसे 2 मॉलिक्यूल ले लिए Na डाईथर, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, कपलिंग हो जाती है। तो कपलिंग में क्या होगा बेटा, अगर हमारे पास यहाँ पे जो इनिशियली हाइड्रोकार्बन है ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो भी जो हायर एल्केन बनेगा वो इवन बनेगा। और अगर मान लो ये हमारे पास इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो भी जो एल्केन बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो इवन वाला बनेगा, है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आपस में कपलिंग करते हैं, 2 मॉलिक्यूल आपस में कपलिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन में दे रखा है कोई ऑड नंबर ऑफ एल्केन बना रहे हैं, तो ऑड नंबर ऑफ एल्केन वुड्स रिएक्शन से नहीं बनते, उसके लिए कुछ और रिएजेंट यूज करेंगे, लाइक गिलमैन रिएजेंट यूज करेंगे, यहाँ पे वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस रिएक्शन में जो मतलब जो सिमेट्रिकल या फिर बोलना चाहिए जो इवन नंबर वाले हैं उनका यील्ड तो ज़्यादा होगा, लेकिन ऑड नंबर वालों का यील्ड कम होगा। तो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, बनाया जा सकता है, लेकिन एन हेप्टेन यहाँ से नहीं बनाया जा सकता, इसका यील्ड काफ़ी पुअर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल, एसिटिलीन विद HBr, कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं है। मीथेन विद ब्रोमीन एंड HNu, बिल्कुल फ्री रेडिकल रिएक्शन है बेटा। क्या बनेगा, CH3Br, और कराएंगे क्या बनेगा, CH2Br2, और इस तरीके से वो रिएक्शन होती जाएगी बेटा। यहाँ पे तो हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही वाली है। ये जो प्रोपीन, ये बेटा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल एडिशन है। हमसे बोला था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जैसे इस रिएक्शन में साथ में HBr भी बनेगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और अगर इसकी आप HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। जब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो ये बेसिकली फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। बेंजीन प्लस Br2, ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ना कि फ्री रेडिकल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ही सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर द गिवन रिएक्शन, अब देखो बेटा हमारे पास एल्कीन दे रखा है और KMnO4 दे रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बेटा देखो हमें पता है कि अगर टेम्परेचर कम हो, तो वो बेयर्स रिएजेंट होता है, वो बेंजीन जो ब्रोमीन को डीक्लोराइज कर देता है और साथ में डाइसिन डाइऑल बन जाता है। दोनों ही डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH आ जाते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास कोई हॉट कंडीशन में हो रहा, हॉट एल्कलाइन KMnO4, हॉट एसिडिक KMnO4 जैसी कंडीशन रखी है, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे भी O आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी O आएगा डबल बॉन्ड। अगर उस कार्बन पे H लगाए तो यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी OH, मतलब फाइनली ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम इसकी एक ऐसी, देखो कोल्ड करने के लिए स्पेशली आपको ठंडा करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो हम कौन सी रिएक्शन कराते हैं, हॉट एल्कलाइन KMnO4 से कराते हैं। तो उस केस को सोचते हुए ऑप्शन डी होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे कोल्ड कंडीशन दे रही होती तो हम ऑप्शन नंबर 1 को ही ट्रू मानते हैं, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है द इनकरेक्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स ट्रीटिंग विस्नल डाइहैलाइड। बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, डाइहैलाइड के साथ आपने Br2, ऐसा कोई Br2 लिया और इनकी फिर जिंक से रिएक्शन करा देंगे, ZnBr2 निकल जाता है और एल्कीन बन जाएगा। यहाँ से भी आप एल्काइंस में जब Na इन लिक्विड अमोनिया कराओगे तो वो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और फिर एल्कीन बन जाएगा। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी एल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ से भी आपके पास एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से भी एल्कीन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर एक्वस KOH दे रखा होता, तो एक्वस KOH न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन करेगा, ना कि बेस की तरह। एक्वस OH माइनस होगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन होके यहाँ पे क्या बनेगा, एक एल्कोहल बनेगा, ना कि एल्कीन।
तो अगर हम देखें तो इस ऑप्शन में एल्कीन बन जाएगा, इस ऑप्शन में एल्कीन बन जाएगा, इस ऑप्शन में एल्कीन बन जाएगा, लेकिन इस वाले ऑप्शन में कभी भी एल्कीन नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो हमारा जो सही आंसर हुआ वो हुआ बेटा ऑप्शन नंबर डी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपाउंड एक्स ऑन द रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय द जिंक H2O गिव्स द फॉर्मल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपेनल एज अ प्रोडक्ट द कंपाउंड। तो बेटा देखो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनना है। फॉर्मल्डिहाइड तभी बन सकता है जब हमारे पास जो डबल बॉन्ड हो वो कंपाउंड में टर्मिनल पोजीशन पे हो। जब टर्मिनल पोजीशन पे होगा तो इस वाले कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप आएगा। फॉर्मल्डिहाइड केवल इसी कंडीशन में बन सकता है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। 2 वाली पोजीशन नहीं चलेगी, 2 वाली पोजीशन नहीं चलेगी। तो 2 ऑप्शन ट्राई करने देख लेते हैं। ये है 1 ब्यूटीन और साथ में 3 मिथाइल। 3 मिथाइल इसको करेंगे क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ये कुछ इस तरह से, और साथ में बन गया फॉर्मल्डिहाइड। अब ये जो बना ये क्या बना, ये बनेगा बेटा 1 2 3, इसको बोलेंगे ये बना 2 मिथाइल और प्रोप एन ऑन। ठीक है, ये बना। और हमसे क्या बोले 2 मिथाइल प्रोपेनल बनना चाहिए। ठीक है, सॉरी ऑन ही बनेगा, अल बनेगा प्रोपेनल, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे ही एल्डिहाइड आ गया तो प्रोपेनल बन गया। तो यहीं से हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेनल बन गया। एक बार सी को भी चेक कर लेते हैं। सी में है हमारे पास, ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहां से ब्रेक होगा, तो यहां पे बन जाएगा कीटोन और यहां पे आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। हमें दोनों ही ऑप्शन में, यहाँ पे भी फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड दे रखा है और यहाँ पे भी अल मतलब एल्डिहाइड दे रखा है। तो ले दे के बेटा वो कौन से ऑप्शन बनना है, बी ऑप्शन में ये सही हो जाता है। सी ऑप्शन से बनना है वो कीटोन बनना है, ना कि एल्डिहाइड। हमें तो एल्डिहाइड बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बेटा देखो यहाँ पे क्या है, पेरोक्साइड है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr कराते हैं। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता तो ब्रोमीन यहाँ पे जाता और H यहाँ पे आता। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है तो H यहाँ पे आ रहा है और साथ में ब्रोमीन यहाँ पे आ रहा है। तो हमारे को यही ऑप्शन देखना है। तो डी ऑप्शन में ये सही है। देखो यहाँ पे गलत पोजीशन पे लगाया हुआ है, यहाँ पे कुछ और लगा दिया और यहाँ पे बिल्कुल गलत पोजीशन पे लगाया हुआ है। तो ले देखे इसमें बेटा एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, वो है अपना ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही आंसर है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन कराने पे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। चलते हैं अगला। एन एल्कीन ऑन द जोनोलिसिस गिव द मीथेनॉल एज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। अब अभी मैंने आपको समझा मीथेनॉल बनाने के लिए मतलब फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए जो हमारे पास डबल बॉन्ड होना चाहिए वो टर्मिनल पे होना चाहिए। अब इसमें बीच में है, इसमें भी बीच में है, इसमें भी बीच में है, तो यहाँ पे भी नहीं बनेगा। जबकि इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से। यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CHO और दूसरे वाले में डबल बॉन्ड CHH, ये आ जाएगा बेटा। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, कौन कौन से नंबर ऑफ कंपाउंड दोज फॉलो द हकल रूल, मतलब एरोमेटिक है। तो पहला वाला एरोमेटिक है, इसमें भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक है, ये वाला भी एंटी एरोमेटिक है, ये वाला एरोमेटिक है, ये वाला अगर प्लेनर फॉर्म लेंगे तो एंटी एरोमेटिक होगी और ये वाला भी कैसा होगा बेटा, एरोमेटिक होगा। तो 4 हमारे पास कंपाउंड एरोमेटिक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेटा बी सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में द कंपाउंड amongst the following is non aromatic। देखो बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड है 4n+2, ये एरोमेटिक कंपाउंड है 4n+2, ये ट्रोपोलियम है 4n+2, ट्रोपोलियम आयन है 4n+2। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला कार्बन कैसा है, सैचुरेटेड। तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। शेप कैसी होगी, शेप हो गई टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल शेप कैसी होगी, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होने की वजह से वो कभी भी प्लेनरिटी तो गेन नहीं कर सकता। हकल रूल बोलता है कि 4n+2 के साथ कंपाउंड जो होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए, और यहाँ पे प्लेनरिटी तो है नहीं। तो ये वाला ऑप्शन जो है ए ऑप्शन, ये वाला जो कंपाउंड है ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एंड ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब देखो यहाँ पे बेटा ये एसिड बेस्ड रिएक्शन होगी, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहाँ से क्लोरीन बन जाएगा Cl2 और साथ में FeCl3 लोएस्ट एसिड दे रखा है और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे बेटा
NaNO2 HCl और Cu, तो यहाँ से भी आप देखो, यहाँ पे फिनॉल NaNO2, यहाँ पे भी क्लोरीन का फॉर्मेशन नहीं होगा और यहाँ पे भी क्लोरीन मतलब क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन बनेगा वो बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर 2 में। सीधे सीधे हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरिनेशन कराते हैं फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो बनता है वो क्या बनता है, हमारे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो ये क्या करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बेंजीन कैसे हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच। जब बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो गई तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके उस पर इजीली अटैक कर सकता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये कैसे हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बन क्लोरीन पाएगा पॉजिटिव चार्ज और उस केस में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे उसको क्या देखने को मिलेगा, उसको रिपल्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो बेटा ये -R ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसमें -I इफेक्ट +R को डोमिनेट कर जाता है और नेट ये भी क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग। जबकि OH कैसा है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजीन एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है और OH कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इस वाली बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो यही वाला जो ग्रुप है, यही वाले ग्रुप पे सबसे इजीली इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाएगा। तो बेटा आज की क्लास में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। अब अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में एल्काइल हैलाइड, ठीक है, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर, और फिर इस तरीके से जल्दी जल्दी चैप्टर को खत्म करेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो हमारे मेंस के सॉल्यूशन थे 2026 के जनवरी अटेम्प्ट वाले, उसको भी जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ बेटर सीखने को जरूर मिलेगा। तो बेटा अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।